Hello everyone, welcome to Sankalp IS Academy. Here this is Sunil Rathod. Today I am going to discuss about the drainage system of India. आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जाएंगे भारत के अपवाह तंत्र को। साथियों, एक एक नदियों के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल में अध्ययन करेंगे और फिर जैसे टॉपिक आपका अवर हो जाएगा और लास्ट में इस टॉपिक से संबंधित हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज की, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे और आप लोग को इससे यह अंदाजा लगेगा किस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न आपके बनाए जा सकते हैं। तो रेडी हो जाइएगा आप सभी लोग आज के टॉपिक को बहुत शानदार जानदार तरीके से समझने के लिए। साथियों, रिवर सिस्टम हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन रिवर सिस्टम को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ शब्दावलियों को यहाँ पर समझेंगे जो कि आपका ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड है। तो उन कुछ वोकैबुलरी को हम लोग समझेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले एक शब्दावली आती है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस आपका टॉपिक का नाम ही है कि भारत का अपवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर एक सबसे कॉमन वर्ड आपके सामने यही आता है कि ये अपवाह का मतलब क्या होता है। यहाँ पर देखिएगा जरा, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसी शब्द को समझने का प्रयास करते हैं कि सबसे पहले आपका यहाँ पर अपवाह लिखा हुआ है, यानी कि जिसे इंग्लिश में ड्रेनेज कहा जा रहा है, जिसे इंग्लिश में ड्रेनेज कहा जा रहा है। तो इसी का मीनिंग पहले हम लोग समझेंगे कि इस ड्रेनेज का मतलब क्या होता है। अगर हम लोग इसे नदियों के संदर्भ में अपवाह को समझे, वैसे सामान्य तौर पर इसका मीनिंग अगर देखा जाए तो इसका मीनिंग जो निकल कर आता है वो आता है फ्लो के रूप में। किसके रूप में? प्रवाह के रूप में। प्रवाह का मतलब ही होता है अपवाह। लेकिन अगर इसे हम लोग रिवर से कनेक्ट करके देखें, किससे? रिवर से कनेक्ट करके देखें तो हम कहेंगे फ्लो ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। क्या कहेंगे? फ्लो ऑफ वाटर आर कॉल्ड ड्रेनेज। क्लियर हुआ? अब उसके बाद आगे देखिएगा, यहां पर अगला शब्द जो आपका यहां पर है, अगला शब्द यहां पर मेंशन है आपका ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि अपवाह अपवाह तंत्र। अब ये अपवाह तंत्र यानी कि जिसे आप लोग इंग्लिश में ड्रेनेज सिस्टम के नाम से जान रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम आप लोग इसे बोल रहे हैं, ये ड्रेनेज सिस्टम क्या है? ड्रेनेज सिस्टम ध्यान रखिएगा, जब हम लोग ने फ्लो ऑफ वाटर की बात तो कर ही दी है, तो यहां पर उसके बाद हम लोग दो चीज देखते हैं। एक होता है आपका मेन रिवर, एक होती है आपकी मेन रिवर जिसे आप लोग मुख्य नदी के नाम से जानते हैं। एक होती है आपकी मुख्य नदी और एक होती है इसकी ट्रिब्यूटरी। क्या होती है? एक इसकी आपकी ट्रिब्यूटरीज होती है। ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियां, सहायक सहायक नदियां होती हैं। तो यहां पर ध्यान रखना, मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियों से मिलकर बने सिस्टम को ही, इस सहायक नदियां तथा उसकी मुख्य नदी से मिलकर बने सिस्टम को ही कहा जाता है ड्रेनेज सिस्टम। आई होप कि आप लोग को ये चीजें क्लियर हो रही होगी कि अपवाह और अपवाह तंत्र में क्या अंतर है। एक और साथियों, एक वर्ड और आता है, उसे हम लोग यहां पर समझते हैं, फिर आगे की ओर बात करेंगे। यहां पर एक और वर्ड आपको देखने को मिलेगा, जरा इसको फिर से ओपन कर लेते हैं हम लोग। चलिए, अब देखिएगा, ये चीज तो हम यहां पर समझ चुके हैं। अब अगला वर्ड यहां पर समझते हैं हम लोग। एक अगला शब्द होता है इसी में जिसे आप लोग बोलते हैं कि सर बेसिन क्या होता है। फिर एक शब्द आता है आपका बेसिन। ये बेसिन शब्द का मीनिंग होता है फ्रेंड्स कि मेन रिवर, मेन रिवर प्लस इसकी ट्रिब्यूटरीज, मेन रिवर प्लस ट्रिब्यूटरीज से मिलकर बना जो टोटल एरिया होता है। ठीक है, क्या कहा मैंने? मेन रिवर और ट्रिब्यूटरीज से मिलकर जो आपका एरिया तैयार होता है उसे को बोला जाता है बेसिन। यानी कि मैंने कहा कि ये आपकी मेन रिवर हो गई, इसकी ये ट्रिब्यूटरी हो गई, ट्रिब्यूटरी की सब ट्रिब्यूटरी, सब ट्रिब्यूटरी की और भी सब ट्रिब्यूटरी अगर हो गई तो इसे हम कहेंगे कि यह एक प्रकार का, यह पूरा जो एरिया है इस पूरे एरिया को बोला जाएगा बेसिन। बेसिन का बड़ा रूप ही कहलाता है द्रोणी। क्लियर हुआ?
ये बात ध्यान रखना। एक शब्द और हम समझेंगे, फिर अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। एक वर्ड और समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, वो ध्यान रखिएगा। एक होता है जल विभाजक। क्या होता है? जल विभाजक। वाटर डिवाइडेड। जल विभाजक। ये जल विभाजक क्या होता है सर? ये जल विभाजक ऐसा होता है, ध्यान रखिएगा, दो नदी अपवाह तंत्र को, दो नदी अपवाह तंत्र को पृथक करने वाली पर्वतीय या पठारी संरचना को, पठारी या पर्वतीय संरचना को जल विभाजक कहा जाता है। यानी कि यहां पर यह बताया गया है कि वाटर डिवाइडेड क्या होता है। यह सामान्य तौर पर अगर बात करें तो यह सामान्य तौर पर आपका टू ड्रेनेज टू ड्रेनेज सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट करता है। क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो टू ड्रेनेज सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला आपका माउंटेन रीजन, माउंटेन या प्लेट्यू रीजन जो होता है, प्लेट्यू रीजन जो होता है, उसी को कहा जाता है आपका, इसी को कहा जाता है वाटर, वाटर डिवाइडेड। क्लियर हुआ? तो ये बात आपको समझ में आई। यानी कि जैसे अगर मैं बात करूं आपसे कि जैसे आपका ये गुजरात वाला एरिया है, ठीक है, यहां पर आपका ये गुजरात वाला, ये मैंने कहा कि अरावली पर्वतीय क्षेत्र है, यहां से लूनी नदी निकल रही है, यहां से बनास नदी, तो हम कहें बनास और लूनी नदी के बीच में जल विभाजक का कार्य कर रहा है ये अरावली पर्वत श्रेणी। क्लियर हुआ? ऐसी को कहा जा रहा है आपका वाटर डिवाइडेड, जब दो नदी अपवाह तंत्र के बीच में कोई ऐसा पर्वतीय क्षेत्र या पठारी क्षेत्र आ जाता है जो दोनों नदियों के प्रवाह की दिशा को अलग कर देता है, उसी को कहा जाता है जल विभाजक या जल विभाजक रेखा कहा जाता है। अब आगे देखिएगा, अब यहां पर हम समझते सीधा नदियों की बात करेंगे साथियों। यहां पर देखिएगा इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है, तो ड्रेनेज ड्रेनेज सिस्टम सिस्टम्स क्लासिफिकेशन, यानी कि अपवाह तंत्र का एक वर्गीकरण होता है जो कि बेसिस ऑन द ओरिजिन, बेसिस ऑन द ओरिजिन ऑफ रिवर, यानी कि नदी की उत्पत्ति स्रोत के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर यह देखा जाएगा कि उसे कितने वर्गों में बांटा जाए। तो यहां पर सामान्यतः नदियों को दो उत्पत्ति स्रोत के आधार पर दो वर्गों में बांटा है जाता है। वह नदियां या वह रिवर्स जिनका ओरिजिन हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से होता है, उन्हें क्या कहा जाएगा? हिमालय अपवाह तंत्र। क्लियर हुआ? और जिन नदियों का उद्गम, जिन रिवर्स का ओरिजिन OUT आउट ऑफ हिमालयास होता है, हिमालयास माउंटेन होता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र।
क्लियर हुआ? तो दो अपवाह तंत्र की मैंने बात की, एक हो जाएगा आपका हिमालयी अपवाह तंत्र और दूसरा हो जाएगा आपका प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। इतना क्लियर हुआ? अब यहां पर मैंने तो ये ओरिजिन के बेसिस पर इसको टू पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, एक आपका हिमालय अपवाह तंत्र, दूसरा आपका प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। अब मैं एक एक करके आप लोगों को यहां पर पूरा डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा, फिर इसी से संबंधित हम लोग एमसीक्यूज करेंगे। आज के सेशन में मैं आप लोगों को केवल ये जो हिमालय अपवाह तंत्र है इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, और सेकंड पार्ट आएगा तो सेकंड पार्ट में हम लोग प्रायद्वीपीय नदियों को भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, या फिर समय इजाजत देगा तो हम प्रायद्वीपीय नदियों को भी बतला देंगे। लेकिन पहले आप लोग यहां पर देखिएगा, हिमालय अपवाह तंत्र में तीन प्रमुख नदियों को यहां पर पढ़ा जाता है, यानी कि हिमालय अपवाह तंत्र में तीन नदी तंत्रों को शामिल किया जाता है। एक होता है आपका सिंधु नदी अपवाह तंत्र, सिंधु नदी अपवाह तंत्र, और दूसरा होता है आपका ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र, और एक होता है आपका गंगा नदी अपवाह तंत्र। क्लियर हुआ? सिंधु नदी अपवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र, गंगा नदी अपवाह तंत्र। सबसे पहले हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे सिंधु नदी अपवाह तंत्र को। प्रायद्वीपीय नदियों में नाम लिखना चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, जैसे कि आपका गोदावरी हो जाएगा, गोदावरी हो जाएगा, कृष्णा हो जाएगा, कावेरी हो जाएगा, फिर आपका महानदी हो जाएगा, महानदी के बाद स्वर्ण रेखा नदी हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा यहां पर पेन्नानी नदी। उसके बाद आप लोग और भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपका एक नदी हो जाएगा जिसे आप लोग कहेंगे ब्राह्मणी नदी, बैतरणी नदी। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल से आपके प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के, हम एक एक करके सभी नदियों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं आपका जो कि सिंधु नदी अपवाह तंत्र है। सिंधु नदी अपवाह तंत्र। सिंधु नदी अपवाह तंत्र के लिए हमें भारत का नक्शा बनाना पड़ेगा। ये आपका प्यारा सा भारत का मैप, और इधर ही आपका पाकिस्तान वाला मकरान तट। यहां पर देखिएगा आप लोग, ये आपका पूरा भारत का नक्शा है, यहीं पर हमें बनाना है सिंधु नदी का पूरा क्षेत्र। ये देखिएगा, ये आपका जम्मू कश्मीर हो जाता है, ये आपका हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पर सॉरी, ये आपका लद्दाख हिमाचल प्रदेश। उसके बाद आपका ये पंजाब हो जाता है, ये आपका उत्तराखंड हो जाएगा, ये हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, एक पर्वत है यहाँ पर जिसका नाम क्या होता है, एक पर्वत है जिसका नाम हो जाता है कैलाश पर्वत। इस कैलाश पर्वत के आसपास अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको मिलेगी एक झील जिसका नाम हो जाएगा मानसरोवर झील। इसी मानसरोवर झील के पास में एक स्थान मिलेगा, उस स्थान का नाम यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं, इसे कहा जाएगा सोनाख्या बांध। क्लियर है? तो यहां पर समझ लीजिएगा कि इस मानसरोवर झील के सोनाख्या बांध से ही आपका सिंधु नदी का क्या होता है, ओरिजिन होता है। यहां से आपकी यह सिंधु नदी का क्या होता है, सिंधु नदी का उद्गम होता है। क्लियर है? जो कराची के समीप, यहां पर कराची शहर है, कराची के समीप यहां पर मकरान तट के, ये मकरान तट है आपका। ठीक है, मकरान तट, कराची के समीप मकरान तट में अरब सागर, यहां पर सागर कौन सा आपका, अरब सागर, इसमें अपना मुहाना बनाती है। उद्गम कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के सोनाख्या बांध से सिंधु नदी का उद्गम होता है, जो कराची के समीप मकरान तट के यहां पर अरब सागर में अपना मुहाना बना लेती है। इसमें एक नदी आपका सियाचिन ग्लेशियर से आती है जिसका नाम नुब्रा नदी होता है,
और एक नदी इसमें जास्कर नदी आकर मिलती है, जास्कर पर्वत श्रेणी से आती है। तो जास्कर नदी का नाम याद रखिएगा। कौन सी नदी आपकी? जास्कर। तो जास्कर नदी आपका इस सिंधु की सहायक नदी बनती है। उसके बाद पंचनद वाली नदी को हमें समझना है। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका जम्मू कश्मीर, यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है शेषनाग झील, और ये जम्मू कश्मीर में जाती है और दो झील से होकर गुजरती है। ये आपका कौन सा हो जाएगा? शेषनाग झील। ठीक है, इस शेषनाग झील से ही ये नदी निकलती है, आगे बढ़ती है। फिर आपका ये वुलर झील, वुलर झील में प्रवेश करती है और उसके बाद में सीधा यह पाकिस्तान चली जाती है। फिर अगली नदी आप देखेंगे यहीं पर, अगली नदी आपको दिखेगी जो दो नदी के नाम से निकलती है, चंद्र और भागा। चंद्र और भागा, ध्यान रखना क्या कहा मैंने, एक का नाम होता है चंद्र, एक का नाम चंद्र, एक का नाम भागा। तो ये दो नदी के नाम से निकलती है और दोनों नदियां आपस में आकर जैसे ही मिल जाती हैं, उसके बाद ताड़ी के समीप ये दोनों नदी आपस में मिलती है। ताड़ी के समीप दोनों नदियां क्या आपस में मिल जाती है। फिर ये आपका जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होती हुई और आगे बढ़ती है और यह सीधा सिंधु नदी में मीठन कोट के समीप, कहां पर? मीठन कोट है यहाँ पर, मीठन कोट के समीप यह सिंधु नदी से मिल जाती है। उसके बाद अगली नदी आप देखेंगे, यहीं पर एक दर्रा है, ध्यान रखना ये चंद्र और भागा जो है, यहां पर एक दर्रा है आपका भारत में ही जिसका नाम है बड़ा लाचा, बड़ा लाचा दर्रा। तो इसी बड़ा लाचा दर्रा जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में है, यहीं से आपका उद्गमित होती है चंद्र और भागा, जो आपस में ताड़ी के समीप आपस में मिलती है और इसका नाम चिनाब नदी हो जाता है। और ये आपकी कौन सी नदी हो गई? चिनाब नदी। ठीक है, ये ऊपर कौन सी थी आपकी? ये झेलम नदी। तो झेलम चिनाब हो गया। इसके बाद यहां पर एक दर्रा है हिमाचल प्रदेश में जहां से आपकी रावी नदी निकलती है, जिसे रोहतांग दर्रा कहा जाता है। तो यहां पर आप ध्यान रखना, रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश में ही रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा भी आपका हिमाचल प्रदेश में, यहां से आप लोगों की जो नदी निकलती है उसे रावी नदी कहा जाता है। कौन सी? रावी नदी कहा जाएगा, जो आपकी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। अब अगली नदी देखिएगा यहां से जरा, अगली नदी आपको क्लियर होगी कि अगली नदी का जो उद्गम होता है ये कैलाश पर्वत के यहीं पर एक ताल है यहाँ पर जिसे कहा जाता है, इस ताल का नाम हो जाएगा राकस ताल। राकस ताल, इसी राकस ताल से उद्गमित होती है आपकी कौन सी नदी? यहीं से आपकी उद्गमित होती है एक प्रमुख नदी जिसे कहा जाता है सतलज नदी। यहां से आपकी सतलज नदी निकलती है और ये आपका, ये उत्तराखंड में नहीं आती है, ध्यान रखना। तो हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा उत्तराखंड को इधर बना देते हैं ऐसे। ये उत्तराखंड हो गया आपका, ठीक है। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, यहाँ से आपकी ये सतलज नदी यानी कि भारत की मुख्य भूमि से बाहर से निकलती है और ये सीधे जाकर किससे मिल जाती है? आपका चिनाब नदी से मिल जाती है। और इस नदी का जो नाम है ये सतलज नदी है। कौन सी? सतलज नदी है, सतलज नदी है आपका ये। और सतलज नदी आपकी चिनाब नदी में जाकर मिल जा रही है। इसकी एक सहायक नदी है जो कि हिमाचल प्रदेश से ही निकलती, जिसका नाम हो जाएगा रावी नदी। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, सॉरी, व्यास नदी। जो व्यास नदी है, ये व्यास किसकी सहायक है? व्यास सहायक है सतलज की, सतलज, सतलज नदी की सहायक। ठीक है, और इसका उद्गम हो रहा है व्यास कुंड से, व्यास कुंड से इसका उद्गम हो रहा है जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में ही है। जबकि सतलज नदी का जो उद्गम हो रहा है वो राकस ताल से हो रहा है, जो आउट ऑफ इंडिया है, यानी कि कैलाश पर्वत के राकस ताल के समीप है। तो ये पांच नदी का नाम मैंने लिखा है, जरा एक बार यहां पर मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देता हूं। पांच नदी मैंने लिखा है, जैसे कि आपका एक झेलम है, झेलम। दूसरे नंबर पर आपका चिनाब है। तीसरे नंबर पर आपका रावी है। चौथे पर आपका व्यास है। पांचवें पर आपका सतलज है। इन पांचों नदियों को बोला जाता है पंचनद। क्या बोला जाता है? पंचनद बोला जाता है। यह पांचों नदियां आपकी
सिंधु की क्या हो जाती है, सहायक नदियां हो जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। सिंधु की क्या हो जाती है, सहायक नदियां होती है। इन पंच नद के आधार पर ही पंजाब का नाम पंजाब रखा है, ठीक है। तो ये 5 नदियों का मैंने आपको बता दिया। अब झेलम नदी का उद्गम मैंने आपको बताया शेषनाग झील, चिनाब का नदी का चंद्रभागा के नाम से आपका बड़ा लाचा दर्रे से होती है। रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे से, व्यास नदी का उद्गम व्यास कुंड से, सतलज नदी का उद्गम आपका आ, राकस ताल से होता है, जो कि कैलाश पर्वत की मानसरोवर झील के समीप ही है आपका। तो ये आपका सतलज का हो जाता है। अब यहां पर मैंने कहा कि चिनाब सबसे बड़ी सहायक नदी है, लेकिन पांचों में सबसे बड़ी कौन सी है, तो वो सतलज है। पांचों में सबसे बड़ी सतलज, और ओवरऑल अगर सबसे बड़ी सहायक नदी के तौर पर पूछा जाए तो चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, क्योंकि यह अकेली जाकर उससे मिल रही है। एक आपका अफगानिस्तान से एक नदी आती है जिसे बोला जाता है कारा बुरान। कारा बुरान एक नदी है जो आपकी कहां से आ रही है, ये अफगानिस्तान से आ रही है, जो कि सिंधु की सहायक नदी बनती है। तो ये तो हो जाती है आपकी बात किस नदी का, सिंधु नदी का। अब हम आगे चलेंगे और बात करेंगे आपका ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। और ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है, इसके कई सारे नाम हैं, उसे याद करना बहुत जरूरी है। कितने नाम और कहां कहां पर किस नाम से जाना जाता है। तो यहां पर देखिएगा, पहले हम नक्शा बनाते हैं भारत का। देखिएगा जरा, ठीक है। ये आपका भारत, इसी एरिया की हमें जरूरत है सिर्फ। अब यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, यानी कि ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, क्लियर है। अब ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम की बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर वही कैलाश पर्वत बनाएंगे, ये मानसरोवर झील बनाएंगे, यहाँ पर एक स्थान बनाएंगे जिसका सभी का नाम लिखेंगे। सबसे पहले आपका कैलाश पर्वत श्रेणी, ठीक है। कैलाश पर्वत श्रेणी के बाद आप देखिएगा, ये आपका हो जाएगा मानसरोवर झील, ठीक है। और इस मानसरोवर झील के बाद आपको जो ये स्थान नजर आ रहा है, इसका नाम हो जाएगा आपका क्या, चेमा युंगडुंग, चेमा युंग डुंग ग्लेशियर, हिमनद, क्लियर है। अब यहीं से उद्गम होता है आपका ब्रह्मपुत्र नदी का। यहीं से उद्गम होती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, भारत में प्रवेश करती है, असम में जाती है, अरुणाचल प्रदेश से असम में, असम से आपका सीधा या बांग्लादेश में जाती है, और इस प्रकार से मुहाना बन जाता है। अब देखिएगा जरा यहाँ पर, सबसे पहले ये जो है आपका, ये तिब्बत वाला रीजन है आपका, ये जो रेंज रीजन है आपका, ये तिब्बत वाला क्षेत्र है। यहाँ पर इस ब्रह्मपुत्र को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से, सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, कहां पर, ब्रह्मपुत्र में। फिर इसे यारलुंग, यारलुंग जागबो, क्या कहा मैंने, यारलुंग जागबो कहा जाता है, कहां पर, चाइना में। चाइना में इसे क्या कहा जाएगा, यारलुंग जागबो। और यह जिस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, एक यहाँ पर दर्रा है, इस दर्रे का नाम हो जाएगा यांग्याप्य दर्रा, यांग्याप्य, यांग्याप्य दर्रा हो जाएगा इसका नाम, ये ध्यान रखिएगा। अब यांग्याप्य दर्रे से प्रवेश कर जाती है आप कहां पर, ये आपका प्रवेश कर जाती है अरुणाचल प्रदेश में, प्रवेश कर जाती है। अब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद इस पर एक नदी आकर मिलती है, एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम होता है दिहांग नदी। कौन सी नदी, दिहांग नदी आकर मिलती है। और जैसे इसका नाम क्या हो जाता है, यहां से अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम हो जाता है दिहांग नदी। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, यहाँ पर दो नदियां और इससे आकर मिलती है। यहाँ पर देखिएगा, एक नदी इस प्रकार से आकर मिलती है इससे, और एक और नदी यहां से ऐसे आकर मिल जाती है। तो ऐसा प्रतीत होता है, जरा देखिएगा, एक नदी आ रही ऊपर से ऐसे, एक नदी यहां से मिल रही, एक नदी ऐसे मिल रही, तो तीन नदियों का संगम हो रहा है। तो यहीं से इसका नाम क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र नाम हो जाता है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में जहां पर कौन कौन सी नदियां हैं, एक है आपका दिबांग नदी, दिबांग नदी, और एक है आपका लोहित नदी। ये दोनों आपकी जो नदियां हैं, ये पटकाई बूम पहाड़ी से निकलती है, पटकाई, पटकाई बूम पहाड़ी से,
ये दोनों पटकाई बूम पहाड़ी से निकलती है और सीधा किस में मिल जाती है, आपका दिहांग नदी में मिलती है, और यहीं से इसका नाम क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ठीक है। अब ब्रह्मपुत्र नदी आगे बहती है और आगे बहने के क्रम में फिर से एक परिवर्तन आएगा। आपकी यहाँ चाइना से सिक्किम, पश्चिम बंगाल, फिर आपका बांग्लादेश में जाकर मिल जाती है सिंधु नदी से। इसका नाम है तीस्ता नदी। कौन सा नाम है, तीस्ता नदी। यह तीस्ता नदी आपकी जहां पर आपकी ब्रह्मपुत्र से मिलती है, वहां से इसका नाम हो जाता है जमुना। यानी कि क्या समझिए आप इस बात से, अगर आपसे पूछा जाए कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना, जमुना जो शब्द है, ये इधर लिख देता हूं मैं। तो जमुना है आपका, ये जमुना जो है, ये जमुना नाम किसका है, ये ब्रह्मपुत्र नदी का ही नाम है। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है, और कहां पर है, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। जैसे ही तीस्ता का आकर इससे मिलती है, तो इसका नाम क्या हो जाता है, जमुना हो जाता है। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहां तक चीजें क्लियर है। फिर अंत में आप देखेंगे तो फिर आपकी इधर से जो मुख्य गंगा आकर मिलती है, इससे इससे मुख्य गंगा आकर मिलती है, मुख्य गंगा आकर मिलती है। तो यहां जैसे आकर मुख्य गंगा इससे मिलेगी, तो यहां पर गंगा नदी का नाम क्या हो जाता है, पद्मा। तो ध्यान रखना, अगर पद्मा आपसे पूछा जाए, ये पद्मा जो नाम है, ये गंगा का नाम है। किसका, गंगा नदी का। और कहां पर, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में गंगा का नाम होता है पद्मा, और ब्रह्मपुत्र का नाम होता है जमुना। तो गंगा जमुना में आकर मिलेगी, तो नाम पद्मा हो जाएगा। और अंततः इसमें अंतिम सहायक नदी एक मेघना नदी आकर मिलेगी। मेघना के नाम से ही, मेघना के नाम से, ध्यान रखना, मेघना के मेघना मेघना नाम से क्या बनाती है, मुहाना बनाती है। वो मेघना नाम से मुहाना बनाती है। इतना क्लियर हो गया। तो यहां पर हमने देखा कि इस ब्रह्मपुत्र नदी के कई सारे नाम हमें देखने को मिल रहे हैं। ओरिजिन के बेसिस पर सबसे पहले हम देखें, तो यह कैलाश पर्वत की मानसरोवर झील के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है। तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है, और साथ ही साथ में अगर आप लोग चाइना में देखें तो यारलुंग जाग्बो कहा जाता है। यह आपका यांग्याप्य दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और सबसे पहले इसकी सहायक नदी बनती है दिहांग नदी। दिहांग जब इसी खुद का नाम हो जाता है, तो इसमें दो नदी आकर मिलती है, एक दिबांग और एक लोहित नदी। और तीनों नदियां जैसे ही मिलती है, तो यहां पर नाम हो जाता है इसका ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ती है, और जैसे बांग्लादेश की सीमा पार करती है, मेघालय में प्रवेश नहीं करती है। बांग्लादेश की सीमा में प्रवेश करने के बाद आपकी सिक्किम, पश्चिम बंगाल से होते हुए असम, और फाइनली आपका प्रवेश कर जाती है बांग्लादेश में, और सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी से आकर मिल जाती है। तो इसका नाम हो जाता है जमुना। अर्थात बांग्लादेश में जो आपके ब्रह्मपुत्र रिवर है, इस ब्रह्मपुत्राज रिवर को किस नाम से जाना जाएगा, जमुना रिवर के नाम से जाना जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो आपका हुगली, जो मेन गंगा है आपका, मुख्य भागीरथी के नाम से जानी जाती है। इस गंगा के का मिलन हो जाता है जमुना से, तो गंगा का नाम हो जाता है पद्मा, और अंततः मेघना आकर मिलती है, तो इसका मेघना के नाम से ही यह बंगाल की खाड़ी में डेल्टा स्वरूप अपना मुहाना बनाती है। वो सुंदरवन का डेल्टा है, जिसकी चर्चा मैं गंगा नदी पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। अब यहां पर आप देखिएगा, एक नदी इससे जाकर मिलती है जिसका नाम है सुब्रन सिरी। एक यहां पर नदी है मानस नदी, मानस। एक एमू नदी है। ठीक है, ऐसे कई सहायक नदियां हैं, तो आप देख सकते हैं यहां पर सुब्रन सिरी। एक और नदी यहां पर आपका धनसिरी, धनसिरी भी इसकी सहायक नदियां हैं। तो याद रखना चाहे तो याद कर सकते हैं, बाकी जितना मैंने आपको बता दिया इतना काफी है। यहां पर एक असम में माजुली द्वीप का निर्माण होता है, वो भी आप ध्यान रखना। असम में माजुली द्वीप का निर्माण इसी नदी के बीच में होता है, तो वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आई होप कि ये ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में भी जानकारी आपको पूरी एकत्रित हो गई होगी। अब हम आगे बात करेंगे जो कि आपका गंगा नदी के बारे में है। फिर हम लोग एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, लगभग आप लोग की आधे घंटे की क्लास हो चुकी है। 5 मिनट और लूंगा मैं, फिर हम लोग एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहां पर देखिएगा जरा, हम लोग अब बात करेंगे यहां पर। देखिए जरा,
यहां पर हम लोग देखें तो यहां पर आप इस एरिया में देखिएगा जहां से गंगा नदी का ओरिजिन हो रहा है। ये गंगा नदी का जो ओरिजिन होता है उसे मैं थोड़ा सा यहां पर समझाऊंगा इस चार्ट में, तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। बट यहां पर मैं जैसे कि ये उत्तराखंड को बना देता हूं। इस उत्तराखंड में जो ऐसी संरचना में बनाऊंगा, आप लोग परेशान मत होइएगा कि ये क्या बना दिया सर। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे हैं, इस प्रकार से नदियों का मैंने जाल बनाया, इसे यहां पर समझिएगा। जैसे कि एक आपका उत्तराखंड में मिलान हिमनद है। क्या है? मिलान हिमनद। ये मिलान हिमनद आपका कहां पर है? उत्तराखंड में। सारी बातें उत्तराखंड की हो रही है, वैसे अंडरस्टूड रखिएगा, मैं उत्तराखंड की सारी बात कर रहा हूं। तो यहां पर आपकी दो नदियां निकलती है, एक निकलती है आपकी धौली गंगा, धौली गंगा नदी निकलती है, और एक का नाम होता है आपका विष्णु गंगा, विष्णु गंगा। ये दोनों नदियां आपस में आकर जिस स्थान पर मिल जाती हैं वहां पर एक प्रयाग बनाती है, जिसे कहा जाता है विष्णु प्रयाग। क्लियर हुआ? अब ये नदी बढ़ती है आगे, ये नदी आगे बढ़ती है तो इसका नाम अब क्या हो जाता है? इस नदी का नाम हो जाता है अलकनंदा। क्या हो जाता है? अलकनंदा। और इधर से एक नदी आ रही होती है तो उसका नाम होता है भागीरथी, भागीरथी। ये भागीरथी मुख्य नदी होती है, अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी, ये दोनों जिस स्थान पर आपस में मिल जाती है वहां पर बनता है आपका देवप्रयाग। क्या बनता है? देवप्रयाग का निर्माण होता है। ये तो क्लियर हो गया। अब जो आपकी अलकनंदा नदी का फॉर्मेशन हुआ है, तो विष्णु प्रयाग में फॉर्मेशन हुआ, तो इसमें दो नदियां ऐसे आकर मिलती है, एक का नाम है नंदाकिनी, नंदाकिनी नदी, और एक का नाम है पिंडार नदी, पिंडार नदी। ये नंदाकिनी नदी जिस स्थान पर आकर मिलती है वहां पर कौन सा प्रयाग बनता है? नंद प्रयाग। मैं सबका एक साथ लिख दूंगा। एक नदी आपकी यहां से आकर मिलती है जिसका नाम हो जाएगा आपका क्या? मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी। और ये कहां से आ रही होती है? आपका केदारनाथ से। कहां से? केदारनाथ पहाड़ी से आ रही होती है। ठीक है, ये भागीरथी क्या उद्गम कहां से हो रहा है आपका? गंगोत्री हिमनद से, गंगोत्री, गंगोत्री हिमनद से। इसलिए आपने सुना होगा गंगा का उद्गम कहां से होता है? गंगोत्री, क्योंकि भागीरथी ही इसकी मुख्य नदी होती है। इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां तक चीज एकदम क्लियर है। माइक में चेक कर लेता हूँ बीच बीच में, ताकि कभी डिस्चार्ज हो जाए मैं रिकॉर्ड करता रहूं और पता चले कि माइक में आवाज ही नहीं आ रही। आई होप कि आप सभी को भी आवाज आ रही होगी। थोड़ा सा आज वीकनेस है, इस वजह से वॉइस थोड़ा सा एनर्जेटिक नहीं आ पा रही है। फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा आप लोग, मैंने कहा कि भागीरथी और अलकनंदा जिस स्थान पर मिल रही है उसे देवप्रयाग कहा, और ये भागीरथी ही मुख्य गंगा है जिसका उद्गम गंगोत्री हिमनद से हो रहा है। अन्य सहायक नदी नंदाकिनी नदी, पिंडार नदी, एक मंदाकिनी नदी है। मंदाकिनी नदी का उद्गम आप केदारनाथ से देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर अलग अलग प्रयाग बनते हैं, उनके नाम भी लिख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर नंद प्रयाग मिलेगा, फिर आप लोगों को यहाँ पर पिंडदान किया कर्ण ने, तो ऐसे याद रखिएगा, कर्ण प्रयाग मिलेगा। और मंदाकिनी नदी केदारनाथ बाढ़ आई थी, इसी नदी से संबंधित है, तो इसने रौद्र रूप दिखाया था, तो इसे रुद्र प्रयाग बोला जाएगा। ठीक है, तो रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग, और एक फाइनली आपका देव प्रयाग। और यहीं से इस नदी का नाम क्या हो जाता है? गंगा नदी नाम हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं इसको यहां से आगे बढ़ाऊंगा, ये गंगा नदी आगे बढ़ेगी, दो शहर यहां पर आएंगे। दो शहर कौन से? तो यहां पर बताता हूं मैं। दो शहर आएंगे, एक आएगा आपका ऋषिकेश। क्या आएगा? ऋषिकेश। ठीक है, और एक आएगा आपका हरिद्वार। ये हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों इस नदी के मार्ग में आएंगे, फिर ये अपना पूर्व की ओर रुख कर लेगी, उत्तर के विशाल मैदान में पहुंच जाएगी। तो ये हो रही आपका, ये उत्तर के विशाल मैदान में पहुंच गई और ये बांग्लादेश में पहुंच गई। एक नदी इसकी वितरिका बनती है जिसे हुगली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हुगली कहा जाता है। और एक मुख्य, ये मुख्य गंगा रह जाती है, ये मुख्य गंगा आगे निकल जाती है। जो आगे जाकर आपको पता है, इधर से आपकी एक नदी आ रही थी जिसका नाम जमुना था। क्या था? जमुना। जैसे इससे मिलती है इसका नाम पद्मा हो जाता है। फाइनली एक और नदी इसमें मेघना आकर मिलती है, मेघना आकर मिलती है तो इसका नाम मेघना हो जाता है। लेकिन ये हुगली नदी भी मुहाना बना रही, तो यहाँ दोनों के बीच में एक डेल्टा का निर्माण होता है, और इसी डेल्टा को कहा जाता है सुंदर वन का डेल्टा, सुंदर वन का डेल्टा।
ठीक है, सुंदर वन का क्या हो जाएगा, डेल्टा यहाँ पर निर्मित हो जाएगा। ये तो हमने नदियों को प्रवाह के आधार पर देखा। उत्तराखंड, फिर आपका यूपी, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर बिहार हो जाएगा, फिर पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाएगी और फाइनली बांग्लादेश में जाकर आपका मुहाना बनाएगी। तो पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश की सीमा पर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हुए गंगा और ब्रह्मपुत्र अपना मुहाना बना लेती है। तो ये चीज क्लियर हुई। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां। यहाँ पर जरा देखिएगा, इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। यहाँ पर क्रम से देखिएगा, प्रश्न क्या बनेगा आपसे, प्रश्न बनेगा कि सबसे पहले इससे एक सहायक नदी आकर मिलती है जो कन्नौज में आकर मिलती है। कहां पर, कन्नौज में आकर मिलती है, और इस नदी का नाम है रामगंगा नदी। क्या नाम है, रामगंगा नदी। एक नदी और आती है इसमें जिसका नाम है काली नदी। क्या नाम है, काली नदी। फिर इसके बाद आती है आपकी गोमती नदी। कौन सी आती है, गोमती नदी, गोमती नदी। फिर इसके बाद आती है आपकी घाघरा नदी। कौन सी, घाघरा नदी, जिसकी सहायक नदी सरयू नदी है। क्या है, सरयू। इसी पर आपका अयोध्या बसा हुआ है। इसके बाद आती है बारी आपका गंडक नदी। क्या आती है, गंडक नदी। गंडक के बाद में आपका बूढ़ी गंडक। क्या आ जाएगा, बूढ़ी गंडक। क्लियर है। उसके बाद में बारी आती है आपकी कोसी नदी का। किसका, कोसी नदी का, कोसी नदी। और कोसी नदी के बाद आखिरी में आता है आपका महानंदा, महानंदा नदी। और महानंदा नदी के बारे में याद रखना, यह अंतिम सहायक नदी है। कैसी, अंतिम सहायक, अंतिम सहायक नदी है किसकी, गंगा की। किसकी, गंगा की अंतिम सहायक नदी आपकी, उसे कहा जाता है महानंदा नदी। रामगंगा नदी के बारे में ध्यान रखना, सबसे सबसे पहली, सबसे पहली सहायक नदी। गंगा की सबसे पहली सहायक नदी रामगंगा नदी। इतना हो गया क्लियर। ऋषिकेश हरिद्वार से यह उत्तर की ओर मुड़ गया थी। उसके बाद में यहां पर देखिएगा, अब दक्षिण की ओर से आने वाली प्रमुख नदियां, जैसे कि यहां पर यमुनोत्री हिमनद से निकलती है आपकी, और प्रयागराज में जाकर मिलने वाली जो नदी है वो है आपका यमुना नदी। ये यमुनोत्री हिमनद से निकल रही है। यमुनोत्री, यमुनोत्री हिमनद, यमुनोत्री हिमनद से अपना मुहाना, अपना उद्गम शुरू करती है और मुहाना का बना लेती है प्रयागराज के समीप गंगा नदी में। इस यमुना नदी में एक चंबल नदी जाकर मिलती है। कौन सी, चंबल नदी इसमें जाकर मिलती है। सिंध नदी इसमें जाकर मिलती है, सिंध नदी। तो उसके बाद में केन नदी इसमें जाकर मिलती है। उसके बाद आप देखेंगे तो आपकी बिहार में यहाँ पर टोंस नदी जाकर मिलेगी, और एक अनूपपुर के अमरकंटक से सोन नदी आकर निकल रही है। तो सोन नदी भी बिहार में जाकर इससे मिल जाती है। ये जो वितरिका है इसको थोड़ा सा आगे बना देते हैं, ठीक है। इस वितरिका को यहां से बना देते हैं हम लोग। ये वितरिका हो गई, ठीक है। तो ये हुगली नदी है आपका, ठीक है, और ये सोन नदी इससे मिल जाती है आपकी। अब ये सब कहां से निकलती है, चंबल निकलती है आपकी जानापाव पहाड़ी से। कहां से निकलती है, जानापाव पहाड़ी के वांगचू पॉइंट से। फिर आपकी सिंध नदी सिरोंज तहसील से विदिशा की। केन नदी कटनी के केमूर्स से निकलती है। टोंस नदी आपका सतना से निकलती है, ये सतना हो जाएगा। ये कटनी हो जाएगी, कटनी से निकलती है। ये आपका हो जाएगा सिंध नदी आपका विदिशा से निकलती है। विदिशा में सिरोंज तहसील है, सिरोंज तहसील है, वहां से निकलती है। सोन नदी मैंने कही दी आपको, माउंट अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। तो अमरकंटक का ध्यान रखना। और हुगली नदी की सहायक नदी एक अजय हो जाएगी, अजय इसकी सहायक नदी है। और एक आपकी हो जाएगी दामोदर, दामोदर जो कि रांची के पठार की सबसे बड़ी, या फिर छोटा नागपुर के पठार की सबसे बड़ी नदी है दामोदर। और अजय ये दोनों हुगली में जाकर मिल जाती है। तो ये कुछ प्रमुख नदियां मैंने आपके सामने यहाँ पर बनाई है। तो बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां, अगर बाईं ओर से बात करें तो आपका रामगंगा, काली नदी, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर कोसी नदी, और एक हो जाएगा आपका महानंदा नदी। कोसी नदी के बारे में ध्यान रखना, जो कोसी नदी आपकी, इसे बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिहार का, बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक, ठीक है, बिहार का शोक कहा जाता है। इस कोसी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है, सबसे सबसे बड़ी जो सहायक नदी है, सहायक
नदी जो है तो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? अरुण नदी, जो आपका चाइना में प्रवाहित होती है। तो यह कोसी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेपाल में इसे सप्तकोशी कहा जाता है, क्योंकि 7 नदियों के संगम के बाद ही इस कोसी नदी का फॉर्मेशन होता है। आई होप कि ये सारी नदी आपको क्लियर हो गई होगी। जरा आप लोग सारी चीजें देख लीजिएगा। यह मैंने गंगा नदी आपको बताया, इसके पहले हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र नदी को पढ़ा, इसके पहले मैंने आपको सिंधु नदी को पढ़ाया। तो 3 नदियों से संबंधित अब हम लोग एमसीक्यूज लगा लेते हैं, देखते हैं आप लोगों से कितने बन पाते हैं। तो जल्दी से आप लोग तैयार हो जाइएगा। देखते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल बताइएगा। तो आपको पता है सिंधु नदी का उद्गम स्थल, अब देखिएगा यहाँ पर कैलाश पर्वत के निकट भी लिखा है और मानसरोवर झील भी लिखा है। तो ध्यान रखना, कैलाश पर्वत के निकट जो मानसरोवर झील है, ऐसा अगर प्रश्न आ जाए, जैसे चेमांग ड्यूंगडुक तो हटा देंगे, गंगोत्री नदी भी हटा देंगे, तो यहां पर आप लोग को आंसर क्या करना है? कैलाश पर्वत में आपका मानसरोवर झील, तो यहीं से निकलती है आपकी, क्योंकि इसी झील में आपका सोनाख्या बांध है। क्या है? सोनाख्या, सोनाख्या बांध है। तो यहां पर आपको यही आंसर करना है, मानसरोवर झील। अगला क्वेश्चन है आपका कि इनटू विच सी डज द इंडस रिवर ड्रेन, यानी कि सिंधु नदी आपका किस में अपना मुहाना बनाती है, किस सागर में अपना मुहाना बनाती है? तो आंसर हो जाएगा अरब सागर। तट है आपका मकरान तट। क्या है? मकरान तट है। सिटी है आपका पास में कराची, याद है ना? ये मैंने आपको बतला दिया है। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। यहां पर बताइएगा, अगला प्रश्न आपके सामने, यहां पर बताइएगा आंसर कि कौन निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो पंचनद में यहां पर आपसे पूछा जा रहा है। तो एकमात्र नदी यहां से हटते हुए आपको नजर आएगी, वो दामोदर है, क्योंकि ये दामोदर जिसकी सहायक है, हुगली की सहायक है। हुगली की सहायक है, ये हुगली नदी की सहायक नदी है। बाकी सभी नदी आपकी सिंधु की सहायक नदी हो जाएगी, और भी कई सारी है। पंजाब का अर्थ क्या होता है? 5 नदियों का आप, यानी कि 5 नदियों का क्षेत्र, उसी को कहा जाता है पंजाब, जिसमें आप लोगों को 4-5 दोआब मिलेंगे। जैसे कि आपको रचना दोआब मिलेगा, चाज दोआब मिलेगा, बारी दोआब मिलेगा, बिस्ट दोआब मिलेगा, और उसके बाद में सिंधु सागर दोआब मिलेगा। सिंधु सागर दोआब मिलेगा। तो ये 5 प्रकार के दोआब आपको इन 5 नदियों के संगम के क्षेत्र में, जो 2 नदियों के बीच का क्षेत्र होगा, वहां पर ये 5 दोआब आपको मिलेंगे। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है? अब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछा जा रहा है, तो वो हो जाएगा आपका चिनाब नदी। गंगा का उद्गम किस हिमनद से होता है? तो गंगा का उद्गम गंगोत्री हिमनद से भागीरथी नदी के नाम पर, भागीरथी नदी के नाम से होता है। भागीरथी नदी के नाम से होता है, जो अलकनंदा से देवप्रयाग में जाकर मिल जाती है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। गंगा की मुख्य धारा को उद्गम स्थल पर क्या कहा जाता है? गंगा नदी की मुख्य धारा को उद्गम स्थल पर क्या कहा जाता है? तो मुख्य धारा को भागीरथी कहा जाता है। यह भी मैंने करवा दिया है। देवप्रयाग में किन 2 नदियों का संगम होकर गंगा बनती है? तो अलकनंदा और भागीरथी नदी ये आपस में मिलकर गंगा का नामकरण करती है। आई होप कि यहां तक चीजें, क्वेश्चन भी क्लियर हो रहे होंगे आप लोगों को। प्रैक्टिस करते रहिएगा सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गंगा नदी किस राज्य से होकर बहती है? थ्रू विच स्टेट डज द गंगाज नॉट फ्लो? अच्छा, नहीं बहती है तो उत्तराखंड में बहती है, उत्तर प्रदेश में बहती है, बिहार में बहती है, लेकिन राजस्थान में इसका अपवाह नहीं होता है। वेयर डज द गंगाज फाइनली ड्रेन? गंगा अपना मुहाना कहां बनाती है? तो अरेबियन सी बिल्कुल नहीं, इंडियन ओशन बिल्कुल नहीं, रेड सी बिल्कुल नहीं, केवल बे ऑफ बंगाल में मेघना नदी के नाम से। किस नदी के नाम से? मेघना नदी के नाम से ही अपना मुहाना बनाती है। यह बात आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, विच इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा? तो यह हो जाएगा आपका यमुना इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगाज रिवर। विच इज द लार्जेस्ट रिवर डेल्टा इन द इंडिया? तो यहां पर हो जाएगा आपका महानदी नहीं होगा, गोदावरी नहीं होगा, कृष्णा नहीं होगा, केवल सुंदरवन डेल्टा। जो गंगा नदी, क्या कहा मैंने? गंगा, गंगा नदी प्लस ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, इन दोनों के
मुहाने से ही आपका सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। क्वेश्चन नंबर का आंसर कीजिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से होता है? तो आपको पता होगा कैलाश पर्वत की मानसरोवर झील के समीप चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से सांगपो नदी के नाम से उद्गम होता है, जिसे चाइना में यारलुंग, भारत में दिहांग, फिर ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। फिर देखिएगा, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है? पूछ लिया ना, किस नाम से जानी जाती है? मेकोंग नहीं, साल्विन नहीं, इरावदी नहीं, उसे सांगपो कहा जाता है, जिसमें टी साइलेंट हो जाता है। आगे देखिएगा, भारत में ब्रह्मपुत्र किस राज्य में प्रवेश करती है? किस राज्य में प्रवेश करती है? तो वो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र किस नाम से जानी जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है, क्योंकि दिहांग नदी है जो इससे आकर मिलती है, उसके बाद में दिहांग और दिबांग आएगी, तब जाकर इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, ब्रह्मपुत्र नदी किस देश में जमुना कहलाती है? तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, माजुली आइसलैंड इज लोकेटेड इन ब्रह्मपुत्राज रिवर। ये ध्यान रखना है। सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन है, चलिए 25 क्वेश्चन हम कर लेंगे इसमें, और भी क्वेश्चन हम लगा लेंगे, यहां पर आंसर देते चलिएगा। निम्न में से कौन सी नदी गंगा की दाहिनी तट से मिलती है? यानी कि इस छोर से आपका मिलना चाहिए, इस छोर से, यानी कि आप देखिएगा, क्या घाघरा मिलती है? तो बिल्कुल नहीं। गंडक भी ऊपर से आती है, यमुना नीचे से आती है, कोसी ऊपर से आती है, तो आंसर हो जाएगा आपका यमुना। और यही सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की। कोसी रिवर इज नोन एज सेरो ऑफ बिहार, यानी कि बिहार का क्या कहा जाएगा? बिहार का शोक कहा जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, इसको कोसी नदी को, क्योंकि यह बाढ़ का कारण बनती है, बाढ़ का कारण बनती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। गंगा और ब्रह्मपुत्र का संयुक्त डेल्टा किस नाम से जाना जाता है? सुंदरबन का डेल्टा। क्या कहा जाता है? सुंदरबन का डेल्टा। उसके बाद में अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिएगा, कौन सी नदी है सिंधु नदी तंत्र का भाग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द इंडस रिवर? ब्यास है, सतलज है, चेनाब है, लेकिन गंडक नहीं है। किसका भाग है ये गंगा का भाग है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, गंगा की सबसे बड़ी बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी। अब बाईं ओर यानी कि उल्टी तरफ से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी बताना है, तो यमुना हटा दीजिए, आप लोग सोन हटा दीजिए, और दामोदर भी हटा दीजिए, बचती तो केवल घाघरा ही है, जिसकी सहायक नदी सरयू है, जिस पर आपका अयोध्या अवस्थित है। यहाँ पर सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र का उद्गम किस पर्वतीय क्षेत्र से होता है? तो सबका हिमालयी पर्वतीय तिब्बती क्षेत्र से होता है, ये ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन वो आप लोगों को कमेंट में बताना है, प्रश्न अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहां पर लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है? सिंधु गंगा, सिंधु ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र। कमेंट द आंसर, कमेंट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कमेंट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके इसका आंसर भेजिएगा, फिर कल आप लोगों का नाम लिया जाएगा किसने सही आंसर दिया। तो चलिए साथियों, मिलते हैं फिर हम लोग नदियों वाला जो प्रायद्वीपीय नदी है उसके बारे में एक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे और उसी से संबंधित प्रश्न लगाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, राधे राधे। लेकिन अगला नाम आपका हो सकता है। तैयारी जारी रखिए, क्योंकि सिलेक्शन मतलब संकल्प।